everyone, welcome back to my YouTube channel The English Laser. As I already have covered one figure of speech, that one is alliteration, and continuing with that series I am going to introduce you with few more important figures of speech. So let's get started. तो आज हम जिन फिगर्स ऑफ स्पीच को जानने वाले हैं वो है हमारा सिमली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। सिमली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। तो बात करते हैं हम शुरू अपनी सिमली से कि सिमली क्या होती है। सिमली क्या होता है, जैसे आप सबने हिंदी के अंदर अलंकार पढ़े होंगे, उसमें एक अलंकार होता था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जिसमें क्या किया जाता था, कंपैरिजन किया जाता था, तुलना की जाती थी। तो उसी उपमा अलंकार को हम इंग्लिश के अंदर सिमली के नाम से जानते हैं। तो सिमली क्या होती है? सिमली होती है कंपैरिजन टू अपरेंटली डिफरेंट थिंग्स के साथ में, यानी कि ऐसी दो चीजों के साथ में कंपैरिजन होता है जिन दो चीजों का आपस में कोई भी तालमेल नहीं होता। और अगर मैं आपको सिमली की डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ डायरेक्ट कंपैरिजन, अ डायरेक्ट कंपैरिजन, direct comparison between two apparently different things, to emphasize one similar point by using as, like and so। as, like and so यानी क्या डेफिनेशन लिखी कि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है एक चीज का दूसरी चीज के साथ में जिनका आपस के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसी दो चीजों का क्या किया जाता है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वो एम्फेसाइज कर सके, उस चीज को स्ट्रेस कर सके कि उन दोनों के बीच में सिमिलर पॉइंट कौन सा है, दोनों के बीच में रिजेम्बलेंस क्या है, यानी सेम क्वालिटी क्या है दोनों आइटम्स के अंदर, इसलिए उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। एक और जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि हमेशा जो सिमिली का एग्जांपल रहेगा, जो कंपैरिजन रहेगा, वो एज, लाइक और सो लगा के ही किया जाता है। एज, लाइक और सो, ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें सिमली के अंदर देखने को मिलते हैं। एक बार वापस से अगर डेफिनेशन बताती हूँ तो क्या है ये? डायरेक्ट कंपैरिजन है। किन चीजों का कंपैरिजन है ये? अपरेंटली डिफरेंट आइटम्स, अपरेंटली डिफरेंट आइटम्स का कंपैरिजन है, ताकि एक सिमिलर पॉइंट को, कि उन दोनों आइटम्स के अंदर वन सिमिलर पॉइंट कौन सा है उसको फाइंड आउट किया जा सके। और ये हमेशा जो कंपैरिजन किया जाता है किसके साथ में किया जाता है? एज, लाइक और सो लगाकर किया जाता है। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बिफोर लुक एट द एग्जांपल्स वी विल लुक एट वेयर द वर्ड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम, कि ये वर्ड खुद कहां से निकल कर आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। एग्जांपल देखने से पहले हम ये चीज को जानते हैं, तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, इसका उद्भव कहां से हुआ है, हम ये देखते हैं। तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन भाषा के वर्ड से। इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का कौन सा वर्ड है? सिमलीज। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है सिमलीज, इससे सिमली वर्ड निकलकर आया है। इसी से क्या निकलकर आया है? सिमली वर्ड निकलकर आया है, इसी से सिमली वर्ड निकलकर आया है। इस सिमलीज का मतलब क्या होता है? इस सिमलीज का जो मैंने स्पेलिंग लिखी है SIMILIS, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है सिमिलर, रिजेम्बलेंस, ये इसका मीनिंग रहता है। यानी कि जो सिमली है उसका जो ओरिजिन हुआ वो लैटिन भाषा के वर्ड से हुआ है जिसका नाम है सिमलीज, और जो सिमलीज का मीनिंग रहता है वो सिमिलर और रिजेम्बलेंस रहता है। तो बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो इनके एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आएगा कि सिमली क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लता मंगेशकर sings a song
sings a song like a nightingale. Nightingale. कि जो लता मंगेशकर है वो गाती है, लता मंगेशकर गाती है, क्या गाती है? गाना गाती है। लेकिन कैसे गाती है वो गाना? बुलबुल की तरह, नाइटिंगेल की तरह गाती है। लता मंगेशकर सिंग्स अ सॉन्ग लाइक अ नाइटिंगेल। लता मंगेशकर जो गाना गाती है वो नाइटिंगेल की तरह गाती है। मैंने उस डेफिनेशन में क्या बोला था कि डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो ये क्या डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है? बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन है ये, कि लता मंगेशकर को डायरेक्टली बुलबुल के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। लता मंगेशकर को नहीं, उसके गाने को कंपेयर किया जा रहा है कि वो गाती कैसे है। तो दो चीजों का डायरेक्ट कंपैरिजन है, और वो दो चीजें कैसी होती हैं? अपैरेंटली डिफरेंट, कि उनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं होता, कोई हार्मोनी सेट नहीं होती है। लता मंगेशकर एक ह्यूमन बीइंग है। लता मंगेशकर क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है। लता मंगेशकर ह्यूमन बीइंग है, जबकि नाइटिंगेल क्या है? एक बर्ड है। नाइटिंगेल क्या है? एक बर्ड है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, एक ह्यूमन बीइंग है तो एक बर्ड है। तो हमेशा दो चीजों का कंपैरिजन हो गया जो क्या एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लता ह्यूमन बीइंग और बर्ड, और डायरेक्ट कंपैरिजन भी हो गया। अब क्या लिखा था आगे? टू एम्फसाइज, क्यों किया जाता है? स्ट्रेस डालने के लिए। किस चीज पे? वन सिमिलर पॉइंट, एक सिमिलर पॉइंट पे स्ट्रेस डालने के लिए कंपैरिजन किया जाता है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है लता मंगेशकर में और नाइटिंगेल में? गाना, कि गाया कैसे जाता है। कि जैसे जो नाइटिंगेल है वो बहुत मेलोडियस गाती है, बिल्कुल वैसे ही जो लता मंगेशकर है वो भी मेलोडियस गाती है। तो दोनों का सिमिलर पॉइंट क्या रहा? दोनों का सिमिलर पॉइंट रहा सिंगिंग करना। लता मंगेशकर और नाइटिंगेल दो अपरेंटली डिफरेंट थिंग्स हुई, जो ऑब्जेक्ट लगा लो या कुछ भी लगा लो, पर्सन लगा लो, और जो डायरेक्ट कंपैरिजन भी हो रहा है लता मंगेशकर का नाइटिंगेल के साथ में, और दोनों के अंदर हमें एक सिमिलर पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि आशा भोसले sings like लता मंगेशकर, sings like लता मंगेशकर, कि आशा भोसले है वो किसकी तरह गाती है? लता मंगेशकर की तरह गाती है। तो कंपैरिजन तो यहाँ पर भी डायरेक्ट ही हो रहा है, आशा भोसले का लता मंगेशकर के साथ में डायरेक्ट कंपैरिजन है। दोनों में एक सिमिलर पॉइंट भी है। क्या सिमिलर पॉइंट है? वही सिंगिंग सिमिलर पॉइंट भी है। लेकिन एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है? अपैरेंटली डिफरेंट थिंग्स, यानी कि दोनों, ये भी आशा भोसले भी ह्यूमन बीइंग है, आशा भोसले भी ह्यूमन बीइंग है, और लता मंगेशकर भी ह्यूमन बीइंग है। दोनों क्या है? सिमिलर है, दोनों ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग से, बर्ड का बर्ड से, थिंग्स का थिंग्स से, इस सेम चीजों का कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। अगर ये दोनों का ऐसे ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग के साथ में ही कंपैरिजन कर दिया तो ये एक क्या हुआ? सिंपल कंपैरिजन हुआ। ये क्या हुआ? एक सिंपल कंपैरिजन हुआ। सिंपल कंपैरिजन हुआ, सिमिली नहीं है, सिमिली नहीं है, सिमिली नहीं है। क्योंकि मैंने क्या इसकी एक आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि जब भी सिमिली होगा तब आपको एज, लाइक और सो देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें तो एज, लाइक तो है, फिर भी नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है, इसलिए ये क्या नहीं है? सिमिली नहीं है, सिंपल कंपैरिजन है। लेकिन हमें देखो यहाँ पर लाइक देखने को भी मिल रहा है, लाइक देखने को भी मिल रहा है। ये क्या होगी? एक आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी है सिमिली की। दो अपरेंटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और वन सिमिलर पॉइंट होना चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं कि ये सिमिली है। ओके, इतनी बात समझ आई। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई एक और दो एग्जांपल दूं, she speaks sweetly, she speaks sweetly like honey, like honey। वो बोलती है बहुत मीठा, वो बहुत मीठा बोलती है। किसके समान बोलती है? वो हनी के समान, शहद के समान बोलती है। तो शहद और शी दोनों अलग अलग चीज है, एक ह्यूमन बीइंग है तो एक ऑब्जेक्ट है, एक थिंग है। हनी एंड शी दोनों का अपरेंटली डिफरेंट थिंग्स है, ये उनका कंपैरिजन कर दिया। और वन सिमिलर पॉइंट क्या है? दोनों की आवाज
शहद मीठा है और शी की आवाज मीठी है। समझ आई इतनी बात? इसके और अगर एग्जांपल्स देखते हैं सिमली के, like a child from the womb, like a ghost from the tomb, like a child from the womb and like a ghost from the tomb। ये क्या है? इसमें भी कंपैरिजन है। जैसे एक बच्चा बूम के अंदर होता है, जैसे एक बच्चा बूम के अंदर होता है, वैसे ही जो गोस्ट होते हैं वो टूम के अंदर होते हैं, कब्र के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक कंपैरिजन देखने को मिल रहा है और लाइक भी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि किसका एग्जांपल है? ये सिमिली का एग्जांपल है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है? द ग्लो ऑफ द ट्यूब लाइट, यानी कि जो ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट का जो ग्लो है was as bright as sunshine, यानी कि जो ट्यूब लाइट के ग्लो को कंपेयर किया गया है, ट्यूब लाइट के ग्लो को कंपेयर किया गया है, वो किसके साथ में कंपेयर किया गया है? सनशाइन के साथ में कंपेयर किया गया है। ट्यूब लाइट के ग्लो को सनशाइन के साथ में कंपेयर किया गया। तो ये भी क्या हो गई? दोनों अपरेंटली डिफरेंट थिंग्स हो गई। और वन सिमिलर पॉइंट क्या है? ट्यूबलाइट भी ग्लो करती है और जो सनशाइन है वो भी ग्लो करती है। तो ये भी अपरेंटली डिफरेंट थिंग्स और सिमिलर पॉइंट है, और लाइक और एज हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, द काउ इज एज वाइट एज इट्स काफ, यानी कि जो काउ है वो उतनी ही वाइट है जितना कि उसका काफ, बछड़ा। यानी कि जो काउ का कंपैरिजन किसके साथ में कर दिया? काफ के साथ में कर दिया। काउ का कंपैरिजन काफ के साथ में कर दिया। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है काउ का काफ के साथ में? नहीं, ये सिमिली नहीं है, ये सिमिली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काउ भी एनिमल है और काफ भी एनिमल है। हम ये कह सकते हैं कि द काउ, ये एक सिंपल कंपैरिजन हुआ। हम कह सकते हैं द काउ इज एज वाइट एज अ मिल्क क्रीम, एज अ मिल्क क्रीम। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। मिल्क क्रीम एक अलग चीज है, काउ एक एनिमल है, दोनों अपरेंटली डिफरेंट चीजें हो गई। और दोनों में सिमिलर पॉइंट क्या है? दोनों व्हाइट है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई की तरह दिखता है। ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, ये सिमिली नहीं हुआ, ये क्या हुआ? एक सिंपल कंपैरिजन हुआ। क्या हुआ? ये एक सिंपल कंपैरिजन हुआ कि वो अपने भाई की तरह ही दिखता है। इसमें ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग ही कंपैरिजन किया जा रहा है, मानव का मानव के साथ में ही कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए सिंपली नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ये लता मंगेशकर वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था, उसी की तरीके से ये सिंपल कंपैरिजन हम ये कह सकते हैं, he looks like his lamp, यहाँ पे टॉवर, वो उसके टॉवर की तरह दिखता है, उसके टॉवर की तरह दिखता है, यानी कि उसकी तरह लंबा दिखता है। हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। टावर एक अलग चीज हो गई, ही एक ह्यूमन बीइंग हो गया। तो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करना ही हमारा सिमिली रहता है। आई होप आपको सिमिली अच्छे से समझ आई होगी कि जो सिमिली है एक कंपैरिजन होता है और एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। दूसरी बात, दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, दोनों के बीच में एक सिमिलर पॉइंट हमें देखने को मिलता है, और इसका जो कंपैरिजन होता है उसमें हमें हमेशा एज, लाइक और सो देखने को मिलता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम मेटाफर की तरफ कि मेटाफर क्या होता है। अगर हम मेटाफर देखते हैं, ये भी एक कंपैरिजन ही है, ये भी एक कंपैरिजन ही है। जैसे सिमिली कंपैरिजन है वैसे मेटाफर भी एक कंपैरिजन है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस ये है कि जो जैसे सिमिली में तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं, सिमिली में तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं कि ये उसकी तरह है, लेकिन मेटाफर के अंदर कभी भी डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया जाता, इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। और दूसरी चीज कि इसमें हम एज, लाइक, सो देखने को मिलता है, जैसे सिमिली में। मेटाफर के अंदर हमें एज, लाइक और सो भी देखने को नहीं मिलता। तो डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या होती है? एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन implied, indirect comparison implied without using as, like and
so, as like and so. indirect comparison between two different things होता है, इसमें भी different things का ये चीज याद रखना. indirect comparison between two different things, between two different things, two different things. इसमें भी एक, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन था, इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा, दो अलग अलग चीजों के बीच में होगा, और इसके अंदर एज लाइक सो का यूज नहीं किया जाएगा. जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूं, ही इज अ लैम्प, ही इज अ लैम्प. मैंने इसमें ये नहीं बोला कि ही इज लाइक अ लैम्प, ही इज लाइक अ लैम्प. ही इज लाइक अ लैम्प यानी कि वो लैम्प की तरह लगता है, लैम्प की तरह सिमिलर है वो, लेकिन मैंने इसमें सीधा ही बोल दिया कि वो तो लैम्प ही है, वो तो लैम्प ही है. तो ये कंपैरिजन ही, लेकिन इनडायरेक्ट है. इसके अंदर सीधा बोल ही दिया जाता है कि तुम तो ये ही हो, लेकिन इसमें तुम इसकी तरह हो, इसमें कंपैरिजन कर दिया. यू आर, ही इज लाइक अ लैम्प एंड ही इज अ लैम्प. जैसे एग्जांपल देते हैं, यू आर हनी, यू आर हनी एंड यू आर लाइक हनी. दोनों में अंतर है. एक में तो हमने डायरेक्ट उसे बोल ही दिया कि तुम हनी ही हो, और दूसरे के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि तुम हनी की तरह हो. तो यही सिर्फ अंतर है इसके अंदर कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल ही दिया जाता है सीधा उस चीज को, और सिमिली के अंदर हम कंपेयर कर देते हैं. तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये सिमिली का एग्जांपल हुआ. हमें लाइक देखने को मिल गया. ही इज अ लैम्प, ये मेटाफर हुआ क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, डायरेक्ट कंपेयर ही कर दिया. जैसे ऊपर एग्जांपल देखते हैं, द वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स. हमने क्या बोला कि जो सारा वर्ल्ड है वो एक स्टेज की तरह है, रंगमंच की तरह है. इसमें जो सारे मैन है, वीमेन है, सिर्फ मियरली यानी कि ओनली. मियरली का मतलब क्या होता है, ओनली. मियरली का मतलब होता है ओनली, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है पूरा, वो किसकी तरह, एक रंगमंच की तरह है. जैसे एक रंगमंच पे क्या होते हैं, अलग अलग पात्र आते हैं, अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं, वैसे ही हमारा जो वर्ल्ड है वो भी एक स्टेज की तरह है, रंगमंच की तरह है, जिसपे मैन और वीमेन आते हैं, सिर्फ प्लेयर्स की तरह अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, मेटाफर का एग्जांपल हुआ. किसका एग्जांपल हुआ, मेटाफर का. क्योंकि इसमें ऐसे नहीं बोला गया कि ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, ऐसे नहीं बोला गया. अगर ऐसे बोला जाता कि ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज की तरह है, तब ये क्या बन जाता, सिमिली बन जाता. लेकिन इसमें डायरेक्ट यही चीज बोल दी गई है कि जो एक वर्ल्ड है वो स्टेज ही है, जिसमें मैन और वीमेन क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है, लाइफ इज अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्ले. लाइफ जो होती है, हमारा जो जीवन होता है, वो एक वॉकिंग शेडो होती है और एक पुअर प्लेयर होती है. इसमें ऐसे नहीं कहा गया कि जो लाइफ है इज लाइक अ वॉकिंग शेडो, लाइक वॉकिंग शेडो नहीं बोला, डायरेक्ट बोल ही दिया कि ये वॉकिंग शेडो है और ये पुअर प्लेयर है. और ये देखो क्या दोनों अपरेंटली डिफरेंट थिंग्स हैं, बिल्कुल. वर्ल्ड एक अलग चीज है, स्पेस एक अलग चीज है, ठीक है. उनका कंपेयर, स्टेज का कंपैरिजन, वर्ल्ड का कंपैरिजन स्टेज के साथ में किया गया है. स्टेज का कंपैरिजन किसके साथ में, वर्ल्ड के साथ में है. और इसमें जो लाइफ है, लाइफ को किसके साथ में कंपेयर कर दिया, वॉकिंग शैडो के साथ में कंपेयर कर दिया. दोनों क्या है, अलग अलग हैं. वैसे ही ऑल द रिलीजन्स एंड आर्ट्स एंड साइंसेज आर ब्रांचेस ऑफ सेम ट्री, ब्रांचेस ऑफ सेम ट्री. यानी कि इसमें जो सारे रिलीजन्स हैं, आर्ट्स है, जो साइंस है, उसको कंपेयर किसके साथ में किया गया है, ब्रांचेस ऑफ सेम ट्री. यानी कि एक ही पेड़ की ब्रांचेस हैं, रिलीजन, आर्ट और साइंस. इसमें ऐसे नहीं बोला गया कि ऑल द रिलीजन, आर्ट्स एंड साइंस आर लाइक ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री, तब ये हमारा सिमिली बन जाता. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये चीज बोल दी गई है कि जो रिलीजन, आर्ट और साइंस है वो सेम ट्री की ही ब्रांचेस हैं. तो ये किसका एग्जांपल हुआ, मेटाफर का एग्जांपल हुआ. तो मेटाफर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हमें एक चीज और जाननी है. मेटाफर का ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से. किससे हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ. मेटाफर का, जैसे सिमिली का ओरिजिन कहाँ से था, लैटिन से था, सिमिलीज से था, वैसे ही जो मेटाफर का ओरिजिन है वो ग्रीक से हुआ है. ग्रीक में किससे हुआ है, मेटाफोरा से. मेटाफोरा,
मेटाफोरा से हुआ है। मेटा मीन्स जिसमें मेटा का मतलब क्या है? टू अक्रॉस, या फिर कैरी, टू अक्रॉस या टू कैरी। और इसमें फेरियन का मतलब क्या है? मेटा प्लस फेरियन, टू अक्रॉस टू कैरी मीन्स टोटल दोनों को मिला के क्या बना? टू ट्रांसफेरेंस हो गया दोनों का मीनिंग। दोनों का जो मीनिंग हुआ ट्रांसफेरेंस या कैरी अक्रॉस। समझ आई बात? कि जो मेटाफर है, ग्रीक वर्ड मेटाफोरस से आया है, जिसका मेटा का मतलब होता है क्रॉस और फेरियन का मतलब कैरी, जिसमें जिसका मतलब हो गया ट्रांसफेरेंस या फिर कैरी अक्रॉस। अभी इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलती है, व्हीकल और टेन्योर देखने को मिलेगा। व्हीकल देखने को मिलेगा, टेन्योर देखने को मिलेगा। ये व्हीकल और टेन्योर क्या होता है? जो व्हीकल होता है, जो टेन्योर है और एक व्हीकल, और टेन्योर, इसमें जो कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट होता है, जब सब्जेक्ट होता है, ये कंपेयरिंग सब्जेक्ट होता है। जिस चीज को कंपेयर किया जा रहा है, उसको हम किस चीज से जानते हैं? टेन्योर के नाम से जानते हैं। और जिसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हीकल बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शी इज अ रोज। ये किसका एग्जांपल है? मेटाफर का एग्जांपल है कि वो तो गुलाब है। तो इसमें कंपेयर किसको किया जा रहा है? शी को कंपेयर किया जा रहा है, रोज के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो शी क्या है? इसमें कंपेयरिंग सब्जेक्ट हुई। तो इसको हम क्या बोलेंगे मेटाफर के अंदर? टेनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेनर बोलेंगे। किसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है? कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? रोज है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा मेटाफर के अंदर व्हीकल हुआ। क्या हुआ? ये व्हीकल हुआ। जो चीज कंपेयर की जा रही है, जो सब्जेक्ट है, वो हमारा टेनर, और जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो हमारा व्हीकल हुआ। इतनी बात समझ आई आपको? आगे है हमारा पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर और सिमिली आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, उन चीजों को, या फिर जो भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या यानी कि नॉन लिविंग चीजें होती हैं, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना, वो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। यानी कि जो चीजें बोल नहीं सकती, जिनको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते, यानी उन चीजों को ऐसे बिहेव करना कि वो तो एक ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर ह्यूमन बीइंग्स की जो क्वालिटीज है वो फुलफिल कर देना। तो हम उसको किसके नाम से जानते हैं? पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने हिंदी के अंदर मानवीकरण सुना होगा। मानवीकरण होता है शायद, मानवीकरण अलंकार, जिसमें नॉन लिविंग चीजों को कैसे ट्रीट किया जाता है? एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है। तो उसी को हम इंग्लिश के अंदर पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, personification known as prosopoia। personification known as prosopoia। यानी कि पर्सोनिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? प्रोसोपोपोइया के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहां से आया? जो पर्सोनिफिकेशन है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? अगर हम पर्सोनिफिकेशन का ओरिजिन देखते हैं, तो इसका ओरिजिन भी लैटिन भाषा का एक वर्ड है पर्सोना। क्या वर्ड है? पर्सोना, जिसका मतलब क्या होता है? फेस मास्क। पर्सोनिफिकेशन है जो इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन लैंग्वेज के पर्सोना वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है फेस मास्क। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन देती हूं मैं आपको पर्सोनिफिकेशन की, डेफिनेशन क्या होती है? ट्रीट inanimate things
inanimate things, abstract ideas and qualities as human being. इनएनिमेट कौन सी होती है? लाइफलेस चीजें, निर्जीव चीजें, ठीक है। लाइफलेस चीजें होगी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होगी, क्वालिटीज होगी, उनको ऐसे ट्रीट करना कि जैसे वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसको हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, द चॉकलेट केक, the chocolate cake calling my name, कि जो चॉकलेट केक है वो मेरा नाम ले रहा है। द चॉकलेट केक कॉलिंग माई नेम, चॉकलेट केक मेरा नाम ले रहा है। क्या रियल के अंदर चॉकलेट केक किसी का नाम ले सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। इसका आंसर यही हुआ। तो चॉकलेट केक क्या हुआ? एक लाइफलेस चीज हुई, और वो क्या कर रहा है? कैसे ट्रीट कर रहा है? बोलने का काम कर रहा है। और बोलने का काम कौन करते हैं? ह्यूमन बीइंग करते हैं। चॉकलेट केक तो बोलने का काम नहीं करता। तो चॉकलेट केक यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरा नाम कॉल कर रहा है। तो यानी कि इसमें चॉकलेट केक के अंदर कौन सी क्वालिटीज फुलफिल कर दी गई है? एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को फुलफिल कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। आपने एक और सुना होगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट एट वंस, ये सुना होगा। इसमें क्या बोला गया है? अपॉर्चुनिटी knocks the door but at once, कि जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सिर्फ एक बार नहीं, सिर्फ एक बार। तो खटखटाने का काम कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग ही डोर को खटखटाता है, और तो कोई लाइफलेस चीजें तो नहीं खटखटाती। जो अपॉर्चुनिटी है, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। हमने अपॉर्चुनिटी को देखा नहीं है, सिर्फ महसूस किया, फील किया। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो ये कैसे दरवाजे को खटखटा सकती है? नॉक कैसे कर सकती है? नॉक ये नहीं कर सकती। हमने इसके अंदर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को सिर्फ इंस्टिल किया है। तो अपॉर्चुनिटी क्या हुआ? एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहा है, ये ह्यूमन बीइंग की तरह सिर्फ ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। मैन गॉट एंग्री बट पेशेंस स्टॉप्ड हिज लेग्स। मैन गॉट एंग्री बट पेशेंस स्टॉप्ड हिज लेग, कि जो मैन है उसे गुस्सा आया, लेकिन उसकी पेशेंस ने, उसके धैर्य ने उसकी टांगों को रोक लिया। तो जो पेशेंस है, जो धैर्य होता है, वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। पेशेंस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ह्यूमन बीइंग की लेग्स को स्टॉप कर सकता है? नहीं कर सकता। ये ह्यूमन बीइंग ही ये काम कर सकता है। सारी क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग वाली है। तो पेशेंस यहाँ पे, पेशेंस के अंदर क्या कर दिया गया? मानवीकरण कर दिया गया, उसे पर्सोनिफाई कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है, फ्लावर्स वर स्माइलिंग व्हेन आई लुक्ड एट देम, कि जो फूल हैं वो हंसते हैं। कब हंसते हैं, कब स्माइल करते हैं वो? जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ। तो क्या फ्लावर्स सच में स्माइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि फ्लावर के अंदर भी क्या कर दिया गया? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज को इंस्टिल कर दिया गया है। तो ये भी पर्सोनिफाई कर दिया गया, यानी इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है, द ओल्ड हाउस, यानी कि जो पुराना घर है वो क्रीक्ड कर रहा है, ग्रोन कर रहा है विद एवरी गस्ट ऑफ विंड। अभी जो गुर्राने का काम होता है, या फिर हड्डियों के कड़कड़ाहट की जो आवाज होती है, वो ह्यूमन बीइंग्स में होती है। तो इसमें ओल्ड हाउस को क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफाई कर दिया गया, कि जो ओल्ड हाउस है, जैसे जैसे हवा चलती है उसके साथ में गुर्राता है। हवा के चलने के साथ में ओल्ड हाउस भी गुर्राने का काम कर रहा है। तो इसमें हाउस को क्या कर दिया? पर्सोनिफाई, क्योंकि गुर्राने का काम, ग्रोनिंग करने का काम, क्रीक करने का काम किसका है? ह्यूमन बीइंग का है। तो इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। तो मैंने आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच बताए सिमिली, जिसमें क्या था? डायरेक्ट कंपैरिजन था दो अपैरेंटली डिफरेंट थिंग्स का, जिनमें एक सिमिलर पॉइंट रहता था, और उसमें मेन चीज एज, लाइक और सो देखने को मिलते थे।
वैसे ही मेटाफर के अंदर क्या था, इनडायरेक्ट कंपैरिजन था दो डिफरेंट थिंग्स का, लेकिन हम उसमें क्या थे, एज लाइक और सो नहीं लगाते थे। और पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या था, पर्सोनिफिकेशन के अंदर जो लाइफलेस चीजें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, उनको हम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच समझ आए होंगे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।